एक ऐसी फार्मिंग जो कि सिंथेटिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड नहीं यूज करती है। सो केमिकल फ्री फार्मिंग भी हो रही है। बहुत सिंपल भाषा में पूरी बात की। यही हमें भी भारत में कुछ ऑर्गेनिक, हमारे लिए भी ये अचंभे की बात ही थी कि इतने सालों से जब ये समझ आ गया है पेपर देख के इसके कितने फायदे हैं, इसके फायदे फार्मर के लिए, इसके फायदे सॉइल के लिए, इसके फायदे क्लाइमेट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, बाद भी आज भी सिर्फ 2% ही हमारे भारत का जो एरिया है वो ऑर्गेनिक एरिया, वो ऑर्गेनिक उसमें होती है। और जैसे कि आपने भी कहा कि 8.3% फार्मर ही रजिस्टर्ड है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फार्मर कर रहे हैं। तो इसके कारण यही है सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं हमने बहुत कुछ जिस स्केल पे और जिस एग्रेशन या जिस एम्बिशन के साथ उसको करना था हमने वो नहीं किया। और उसी का कारण ये भी मान सकते हैं कि आज हमारे पास सिर्फ कुछ कह लीजिए कि few 100 करोड़ रुपीस के जो केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है उसकी मात्र सब्सिडी भी जो हर साल होती है वो 70,000 या 80,000 करोड़ के करीब। तो इतना डिफरेंस है। तो बड़ा क्लियर है हमारे पॉलिसी को सही तरीके से सब लोगों ने मिलके जो पेपर पे था उसको ग्राउंड पे हमने कन्वर्ट नहीं किया, वहां हम विफल रहे। जी, तो आपको क्या लगता है कि जो पॉलिसी थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी रही और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जिस मास लेवल पर इस कैंपेन को ले जाना, इनको आगे बढ़ाना चाहिए था, जिस तरह से इसमें कैंपेनिंग करनी चाहिए थी, वो मुहिम की केमिकल का इस्तेमाल खेतों में होता है तो उसके कितने नुकसान है जो एंड यूजर्स जैसे हम हैं वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो भी। जी, इसमें बैरियर्स काफी हैं। आप देखिए कि क्या हम ये कुछ ऐसा है कि इतने सालों से जिस तरह की फार्मिंग कर रहे थे हम कर रहे हैं, लोग केमिकल बेस्ड फार्मिंग को ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका मात्र फोकस प्रोडक्टिविटी रहा है। अब उस कैसे वो नहीं हुआ, क्या बैरियर थे? तो सबसे पहले क्या फार्मर को ये पता है कैसे करना है, क्या किसी ने उसको सिखाया है? तो हमारी समझ में हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो सिस्टम है वो खुद ही अपने आप में काफी ज्यादा आदी है या काफी ज्यादा एक्सपर्ट है केमिकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम के जो ग्राउंड लेवल ऑफिशियल्स होते हैं जिन्होंने ट्रेन करना होता है, जिन्होंने बताना होता है, गाइड करना होता है, वो खुद ही इस पद्धति को लेके बहुत ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर दूसरी बात आती है कि एक सर्टिफिकेशन आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये फलाना प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है, ये इस तरह से है। यहाँ पे हमारे मेजर गैप्स रहे हैं। पहले सारे सर्टिफिकेशन का फोकस इस बात पे था जो कि एक एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन सिस्टम है जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। 2015-16 के बाद ये पीजीएस सर्टिफिकेशन बोलते हैं जिसको ग्रुप सर्टिफिकेशन, उस पर सरकार ने फोकस किया क्योंकि एक स्मॉल फार्मर के लिए अच्छी बात है, यही होना चाहिए था। मगर इसमें भी यही बात है, ग्राउंड पे जाके जब वो जितना उसने फायदा करना था या जितना उसको सिंपल और फार्मर फ्रेंडली बनाना था, जितना उसको के फार्मर अडॉप्ट कर सके, वो नहीं कर पाए। तो अभी वहां पे काफी काम होने की जरूरत है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मार्केटिंग की आती है। जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है कहता है कि आप ऑर्गेनिक ग्रो कीजिए, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उसका बायबैक किया जाए उसके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का, ना कोई ऐसा प्रोविजन है कि उसको किसी मार्केट के साथ लिंक किया जाए। हम सुनते हैं ऑर्गेनिक की फार्मर मार्केट्स हैं, हम सुनते हैं कि कुछ लोगों ने कहां से बेचा, कुछ बड़े बड़े मॉल्स में भी मिलता है, मगर ये जो कुछ भी है ये बहुत नीश है, बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है, कम लेवल पे हो रहा है। तो मार्केट ना होना, सही प्राइस ना मिलना फार्मर के लिए ये बहुत ही डीमोटिवेटिंग बात है। फिर फार्मर को पता नहीं है कैसे करना है और जिसने सिखाना था उसको खुद नहीं पता है। तो ये बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से बहुत सालों के लिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये बहुत मिशन मोड में ही होना चाहिए था और ये ग्रेजुअली स्केल को बिल्डअप करना चाहिए था आगे। हम कर रहे हैं, प्लान है, प्रोग्राम है हमारा, मगर वो पर्याप्त नहीं, उसमें कमियां भी हैं, इसीलिए उसका नेट रिजल्ट अभी भी बहुत वीक है। और अब समय आ गया है कि हम इस पेस पे चल नहीं सकते, हमें बहुत जल्दी अब इसको अपस्केल करना है। 2% से 10%, 20%, 25%, जितना आगे हो सके, जितनी जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़े उतना हमारे कंज्यूमर के लिए, हमारे फार्मर के लाइवलीहुड के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी।
जी, आपने जिस तरह बताया कि इग्नोरेंस है, फार्मर को ही नहीं पता और उसको गाइड भी नहीं किया गया और एक तरह से जिस तरह मार्केट तक ले जाने की बात है, उसको बेचने की बात है, वो भी व्यवस्था नहीं की गई। अब आप ये कह रहे हैं कि इसमें अब हमारे पास समय नहीं है। आप ऐसा क्यों मानते हैं अब समय नहीं है और हमें जल्दी से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुड़ना होगा? मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि समय नहीं है, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि अभी आप खुद देख रहे हैं कि नेचर कम्स बैक टू यू। नेचर ने हमें कोविड जी, के बारे में भी हमें कोविड में भी हम देख रहे हैं कि हम अगर सही से नहीं ट्रीट करेंगे पर्यावरण नेचर को, तो इट विल कम बैक। हमारा खाना कैसे बनाया जाता है, किस तरह से बनता है, उसका क्या असर पर्यावरण पे होता है, उसका क्या असर जी, बनाने वाले पे होता है, प्रोड्यूस करने वाले पे, ये सब भी हमें समझना होगा। तो ये तो नहीं मैं कह रहा कि आप कल से ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरा कर दीजिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा समय कम है, मगर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ अब इतना समय जरूर आ गया है कि हम इसको एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं, हम अपस्केल कर सकते हैं। जो कुछ संशय थे, जो कुछ एप्रीहेंशन थे कि इसकी प्रोडक्टिविटी कम है, यील्ड कम है, ये अब धीरे धीरे नई स्टडीज जो है साइंटिफिक, काफी सारे लोग ऐसे हैं, ऐसी साइंस के लोग हैं जो स्टडीज कर रहे हैं और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और कई अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। कई स्टेट्स अपने अपने तरह से इसको आगे बढ़ा रही है, जो कि बहुत अच्छे साइंस भी है। तो यही कहना है कि अब नहीं तो कब, ये वो वाली बात जी, है। इसका ये मतलब नहीं है कि कल से पूरा 100%, या इसका ये मतलब है अब एग्रेशन और एम्बिशन और स्केल को बढ़ाना पड़ेगा। जी। अ, कृषि को सस्टेनेबल बनाने के लिए आप ऐसा क्यों मानते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ने की उस और मुड़ने की जरूरत? का मतलब यहाँ पे यही है, सस्टेनेबल फॉर द फार्मर, सस्टेनेबल फॉर द लैंड, फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर की हालत हमारे देश में हम सब जानते हैं। अ, आज सॉइल की फर्टिलिटी के इश्यूज हैं, आज पेस्ट रेजिस्टेंस के इश्यूज हैं, आज फार्मर सुसाइड्स के इश्यूज हैं, आज डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी के इश्यूज हैं, आज टॉक्सिन्स इन आवर फूड के इश्यूज हैं। अब इसका उपचार ऑर्गेनिक, या कह लीजिए नेचुरल, या कह लीजिए होल फार्मिंग, या कह लीजिए सस्टेनेबल फार्मिंग, या कह लीजिए बात है, अगर सॉइल ही में नहीं होती तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप ज्यादा केमिकल बनाएंगे, आपकी क्रॉप क्लाइमेट रेजिलिएंट होगी या वैसे रेजिलिएंट होगी अपने आप में, तो ऑफ कोर्स उसके उसके फायदे पर्यावरण के भी हैं, उसके फायदे फार्मर के लाइवलीहुड, इसमें कुछ ज्यादा तो रहे नहीं रही है। सिर्फ चैलेंज क्या है, कैसे करना है, किस स्पीड से करना है, किस किस कितने कितने एग्रेशन के साथ करना है, और किस तरह से फार्मर को समझाना है, और किस तरह से उसको लिंक करना है मार्केट के साथ। कि इस्तेमाल किया गया है कि इसे अवेयर करना होगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में या ऑर्गेनिक चाहे वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स। जो या तो कुछ चैंपियन फार्मर्स चला रहे हैं, या सिविल सोसाइटी जो है लोकल लेवल पे वो चला रही है, और गवर्नमेंट ने अब शुरू किया है कुछ समय से। सिर्फ 2% फार्मर का होना अपने आप में बताता है कि अभी बहुत आगे जाना बाकी है। मास मूवमेंट इसलिए बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रिकॉग्निशन है कि अब इसको अगर इस जन आंदोलन ही नहीं बनाया जाएगा, जब कंज्यूमर ही डिमांड नहीं करेगा कि मुझे अच्छा खाना, सारे और साल लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। ये कुछ साल पहले तक अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड थी कि क्या हम सही मायने में ऑर्गेनिक और नेचुरल को मेन स्ट्रीम कर सकते हैं, क्या अपस्केल कर सकते हैं। अब धीरे धीरे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, काफी सारे स्टेट्स ने ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जिनसे बड़े पॉजिटिव और एनकरेजिंग है। का मतलब ये है कि आप एक अच्छा खाना बना सकते। तो बिल्कुल ये जन आंदोलन या मास मूवमेंट अपने आप में नीश मूवमेंट ना रह जाए, जिससे कुछ मॉल्स और कुछ बड़े स्टेट्स और कुछ कुछ ऐसे कह लीजिए कि अपर मिडिल क्लास और रिच कम्युनिटी ही इसको जी, खरीद। ये अब पार्ट ऑफ ये सबको एक अच्छा खाना, एक हेल्थी खाना मिलना चाहिए, और हर फार्मर इसको अब बना सके, उगा सके, उसको भी ये पता। जी। साथ ही मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि जब ऑर्गेनिक चेन शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या मायने हैं, इसका क्या अर्थ है? कृषि से लेकर जब किसानों में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और वहां से ले जाने तक, चाहे मंडी तक लेकर जाएं या डायरेक्ट सप्लाई हो, और जो एंड यूजर है उस तक ले जाने की आप बात कर रहे हैं। आपका सवाल ऑर्गेनिक वैल्यू चेन को लेकर। जी, हाँ, इसमें इसमें बेसिक बात वही है कि मार्केट से कैसे कनेक्ट किया जाए। अ, कैसे अभी आज की डेट में जो कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, एक्सेप्ट जो इनिशिएटिव स्टेट्स कुछ लेती हैं, कुछ लोकल लेवल कुछ फार्मर्स इकट्ठे होकर लेते हैं।
पर ये तो फिर नीश हो गया ना। तो ये वैल्यू चेन का यहाँ ये मतलब ये है कि कि क्या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस वैल्यू चेन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जिससे वो केमिकली प्रोड्यूस किए हुए फूड से ना मिक्स हो जाए, क्या वो नहीं है, क्या वो है, क्या उस पे काम चल रहा है, क्या उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, क्या, अगर जब तक वो नहीं होंगी तब तक फार्मर वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा अपने प्रोडक्ट, और एक सही तरीके से, एक क्लीन तरीके से वो मार्केट तक पहुंचा भी नहीं पाए। तो ये एक एलिमेंट है। ऐसे ही मार्केटिंग का दूसरा एलिमेंट है सही प्राइस। ऐसे ही मार्केटिंग का दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट ये भी है कि क्या जो सरकार की अभी स्कीम्स हैं जैसे कि PKVY या PGS, क्या उनको लिंक किया जा सकता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, जो कि एक एश्योर्ड मार्केट बन सकती है? क्या मिड डे मील स्कीम में जहां जहां बच्चों को खाना मिलता है स्कूल में, क्या उससे लिंक किया जा सकता है? क्या जो एक और ICDS स्कीम है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, क्या उससे भी लिंक किया जा सकता है, जो हमारी सरकार की, जिसमें बच्चों को जो प्री स्कूल के बच्चों के न्यूट्रिशन की बात होती है, और नर्सिंग मदर्स की बात होती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये इस तरह के क्रिएटिव, इस तरह के इनोवेटिव मॉडल्स अभी तक नहीं बने हैं जो बनने चाहिए। कुछ स्टेट्स ने अच्छा एग्जाम्पल दिया है, हमने उड़ीसा में सुना है, हमने सुना है कर्नाटका में कुछ ऐसा होता है। ये बहुत अच्छे मॉडल है, इनको और आगे नेशनल लेवल पे ले जाने की जरूरत है। इसके अलावा मैं ये भी यहाँ आपसे चर्चा करने चाहूंगी इस विषय में कि कोई भी किसान तब तक ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर नहीं मुड़ेगा जब तक उसे उसमें फायदा दिखाई नहीं देगा। इससे पहले आपने इग्नोरेंस की भी बात की, तो क्या आपको लगता है कि सरकारों की ओर से कोई प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे हम पॉलिसी लेवल की बात कर रहे हैं, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से किस तरह से किसान को सपोर्ट किया जाए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की तरफ मुड़े? तो इसका जवाब ये है कि जो हमारा प्रोग्राम है PKVY जिसको बोलते हैं, उसमें ये बात तो है कि कुछ हजार रुपए पर साल पर ईयर फार्मर को मिलते हैं इनपुट्स खरीदने के लिए। इस तरह से होता है, लेकिन इसका पूरा जो स्केल है पूरी कंट्री में 300 से 500 करोड़ के बीच चल रहा है, बस इतना ही। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि ये इसका स्केल बहुत कम। ये एक तरह का इंसेंटिव है। एक ऐसे कई और इंसेंटिव हो सकते हैं। हमने अभी सुना है कि कर्नाटका में इंसेंटिव है कि कोई भी जो मिलेट ग्रोवर है, जो कि ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनिकली ग्रो करता है, उसको 10,000 रुपया पर हेक्टेयर मिलेगा। ये भी बहुत एक बड़ी क्रिएटिव और बड़ी इंकरेजिंग एक स्कीम सामने आ रही है। तो इंसेंटिव फार्मर को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मर एक रिस्क ले रहा है, पर्टिकुलरली पहले कुछ सालों में, जब चांसेस होते हैं कि अगर उसको नहीं पता होगा तो उसके लॉसेस हो सकते हैं। तो इंसेंटिव जरूर यहाँ पे काम आएगा, वो किस फॉर्म में हो, किस तरह से हो, फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, ये अपने आप में इसको आगे समझने और उस हिसाब से करने की जरूरत है। लेकिन हमने जब अभी कल डिस्कस किया एक्सपर्ट्स के साथ हमारे वेबिनार में, तो ये भी बड़ी साफ निकल के आई बात कि केमिकल फर्टिलाइजर पे इतनी सब्सिडी जो दी जा रही है, क्यों ना वो सब्सिडी को हम उधर से ट्रांसफर करके इधर किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मर को दिया जाए। क्यों ना ऐसा हो कि जो इनपुट्स लिए जाते हैं, उन इनपुट्स को किसी तरह से, जो बायो इनपुट्स होते हैं, उनको सही क्वालिटी के और सही तरह से अवेलेबल कराया जाए, जो कि परहैप्स वहां भी इंसेंटिव, एक तरह का इंसेंटिव ही है, और उसको भी परहैप्स सब्सिडी के तहत दिया जाए। तो फार्मर के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जो केमिकल फार्मर है उसको तो देखिए हम फर्टिलाइजर की सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक कर रहा है शायद उसको उस तरह से अभी वो उस लेवल पर नहीं आ रहा। तो जरूर इंसेंटिव्स की बात है, और किस तरह से, किस फॉर्म में, कुछ उसके उदाहरण आ गए हैं, कुछ स्टेट से अच्छे एग्जांपल्स आ गए हैं, कुछ और समझने और आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसमें मेरा मानना है कि स्टेट से हमें बहुत अच्छी पिक्चर क्लियर हुई। स्टेट्स को आगे आके अपने लोकल सिचुएशन को समझ के आगे बढ़ के काम। जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है और उसे कैसे फार्मर फ्रेंडली बनाया जा सकता है? तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ये बेसिकली क्या आपको जिस पर वो एक एंड गोल बने, तो उसकी देखो को कहती हैं उनका भी बहुत समय जाता है। जी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या अगर एक ग्रुप सर्टिफिकेशन है, और अगर मैं एक अकेला फार्मर हूँ,
तो क्या मुझे मेरे पास कोई और ग्रुप इंडिविजुअल फार्मर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप सर्टिफिकेशन, तो सिंपल बहुत सारे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, उसमें लंबा प्रोसेस है और प्रोसेस भी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है और इसके अलावा कई सारी सहूलियतें देने की उस किसान को जरूरत है जो ऑर्गेनिक खेती अपनाना चाहता है? हाँ, जैसे कि आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर प्राइस और बायोफ्यूल्स का एक्सेसिबिलिटी, ये सब अपने आप में चैलेंजेस हैं और हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि इसके 3 चैलेंजेस को इमीडिएटली एड्रेस करने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी और उसके बाद कॉस्ट प्राइस। और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है और अल्टीमेटली मेरी क्रॉप को नुकसान, अभी अगर इसको पर्याप्त फोकस करें। जी, तो अंत में मैं आपसे कंक्लूडिंग कमेंट्स आपके लेना चाहूंगी कि भारत में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसकी स्थिति रजिस्टर्ड फार्मर सिर्फ 1.3% है और टोटल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो 2% है। कमेंट अमित खुराना जी। देखिए, इस पे ये भी बात है कि अगर सस्टेनेबल डेड एंड अब शायद आज से 10-15 साल पहले था, शायद था, मगर आज ऐसा जो दिख रहा कंट्री आप आपका रेजिलियंस उसके लाइवलीहुड को कैसे हेल्प करेगा, तब तक वो क्लाइमेट जो अगर एग्रीकल्चर सेल्फ रिलायंट नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा, तो हम आत्मनिर्भर नहीं होगा तो इंडिया कहां से आत्मनिर्भर। तो ये अपने आप में कनेक्ट, दीज ऑल्सो मेक द एग्रीकल्चर self-reliant, and if the agriculture is self-reliant, then we move towards self-reliant. I mean, people becoming self-reliant. That is what I'm saying. जी, और हम वाकिफ हैं कृषि में हम किस तरह के